दोस्तों, मेरी लूसेंट सामान्य ज्ञान की श्रेणी में ये इतिहास प्रारंभ हो गया है। दोस्तों, इसमें मैं आपके साथ लूसेंट सामान्य ज्ञान के इतिहास का डिस्कशन करूंगा, जिसमें महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण फैक्ट को मैंने साइड में लिखा है। दोस्तों, इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताते जाऊंगा। जितना मेरा अनुभव है उस हिसाब से बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों, मेरे साथ डिस्कशन स्टार्ट कीजिए। धन्यवाद। भारत का इतिहास। दोस्तों, इतिहास इतिहास जैसे ही नाम आता है, मन में एक जिज्ञासा सी उत्पन्न होती है, इतिहास क्या है। दोस्तों, इतिहास को जानने से पहले हमें थोड़ा समझना चाहिए कि जो घटनाएं घट चुकी हैं और उन्हें लेखबद्ध किया जा चुका है वो इतिहास है। 500 साल पुरानी कोई बात हो, 1000 साल पुरानी कोई बात हो, वो इतिहास है। तो भारत के इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि इतिहास जैसे बड़े विषय को समेटने के लिए आवश्यक था कि इसको टुकड़ों में विभाजित किया जाए। इसीलिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। दोस्तों, प्राचीन भारत में आप देखेंगे कि सबसे बड़ा क्वेश्चन जो उठता है वो है कि प्राचीन भारत के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिलती है। तो इसके लिए मैंने लिखा है दोस्तों, जैसे इनमें धर्म ग्रंथ हो जाते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं और विदेशियों का विवरण है। दोस्तों, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, धर्म ग्रंथ में आप आ जाएंगे तो इनमें भारत के धर्म ग्रंथ जिसमें ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये महत्वपूर्ण वेद हैं। दोस्तों, ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है। दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ मैं। ऋग्वेद में जो भी महत्वपूर्ण लगे आप देख लेना। इसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में से एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण आता है दोस्तों। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। ऋग्वेद गद्य में है, जबकि यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। ऋग्वेद हो गया दोस्तों। इसके बाद सामवेद। सामवेद गाई जा सकने वाली ऋचाओं के रूप में है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। अथर्ववेद में से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो यह है कि इसमें जादू टोने, सांप वशीकरण, आशीर्वाद आदि टोटके हैं, विवाह, प्रेम, राजकर्म के विषय से संबंधित है। अथर्ववेद किससे संबंधित है? रोग निवारण, जादू टोना, सांप वशीकरण आदि। दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। इसके बाद दोस्तों जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र नामक जो किताब है उसके लेखक चाणक्य हैं और इसमें जो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, सर्वप्रथम संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया था। संस्कृत साहित्य में लिखने का जो प्रयास किया गया था ऐतिहासिक घटनाओं को, वो कल्हड़ के द्वारा किया गया था। कल्हड़ द्वारा रचित प्रथम पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। इसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन मुझे मिला है, अरब अरब जब भारत में आए थे तो उन्होंने सिंध को विजय किया था। सिंध प्रांत पर उन्होंने विजय कर ली थी। तो उसी विजय को सुरक्षित रखा गया है चचनामा नामक किताब में। चचनामा के लेखक अली अहमद है। अष्टाध्यायी एक संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है, जो कि संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इसके लेखक पाणिनि हैं। इसमें
इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्यगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। देखो दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता है कि जो कल्हड़ थे उन्होंने संस्कृत में घटनाओं को सर्वप्रथम लिखना प्रारंभ किया था, लेकिन संस्कृत व्याकरण की जो प्रथम पुस्तक है उसके लेखक पाणिनि हैं। कल्याण की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। जो एक गार्गी संहिता नामक किताब है जिसके रचयिता कल्याण है। जिसके रचयिता कौन है दोस्तों? कल्याण है। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। जो भारत पे यवन ने आक्रमण किया था, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, यवनों के भारत पर आक्रमण के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो इसका आंसर होगा कल्याण की गार्गी संहिता से। दोस्तों, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। महर्षि पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जैसा कि ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे तो निश्चित रूप से इन्होंने जो महाभाष्य लिखा उसमें शुंगों के इतिहास की जानकारी है। टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है मेगास्थनीज से। कई बार क्वेश्चन मिला ये मुझे मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज का क्वेश्चन मिलता है। ये मेगास्थनीज सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा। इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की। और जिसने लिखा है मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में। डाइमेकस भी एक था, इसने भी कुछ लिखा है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण यह है डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। जो बिंदुसार था वो उसके दरबार में आया था डाइमेकस। कुछ चीनी लेखक भी हैं, इनमें महत्वपूर्ण फाहियान है। फाहियान बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ये गुप्त वंश का साम्राज्य था। ये गुप्त वंश का था और वो चंद्रगुप्त मौर्य में आया था। मेगास्थनीज मौर्य, मेगास्थनीज मौर्य को कैसे याद कर सकते हैं? मेगास्थनीज से। चंद्रगुप्त द्वितीय में कौन आया था? फाहियान। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश से संबंधित लेख लिखे हैं और इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हिनसांग। हिनसांग एक चीनी यात्री था। जैसा मैं देख पा रहा हूँ हिनसांग चीनी यात्री था। फायान भी चीनी था। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हिनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। सन इसमें आप देख लीजिए, देख लेना पॉज करके। 629 में आया था। इसके बाद है महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पुरातत्व संबंधी जानकारी देख लीजिए। 400 ईसा पूर्व के अभिलेख। 400 ईसा पूर्व में एक अभिलेख है बोगाज कोई, एशिया माइनर से। वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। दोस्तों, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस बेसनगर विदिशा गरुण स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। यवन राजदूत हेलियोडोरस का एक स्तंभ है जो कि बेसनगर विदिशा से प्राप्त हुआ है, महत्वपूर्ण है। इससे भारत में जो भागवत धर्म विकसित था उसके संबंध में प्रमाण मिलते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है। दोस्तों, हाथी गुम्फा अभिलेख आप देख लीजिए। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है और यह तिथि रहित अभिलेख है। कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है और यह तिथि रहित अभिलेख है। दोस्तों, जूनागढ़ अभिलेख गौतमी सॉरी दोस्तों, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख जो है वो रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतम मुनि बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रयाग स्तंभ लेख मुझे कई बार मिला है पेपर में। समुद्रगुप्त गुप्त का है यह लेख, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। सती प्रथा का पहला जो साक्ष्य मिलता है, भारत में सती प्रथा थी, इसका पहला साक्ष्य मिलता है एरण अभिलेख। भानुगुप्त शासक थे, उनका एरण अभिलेख है जिसमें सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है।
इसी को साहित्य में कासारपण कहा जाता था। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। यवन शासक दोस्तों याद रखना, यवन शासकों के बारे में जानकारी मैंने पहले बताया था, उससे मिलती है। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मूर्ति इसके सिक्कों पर पाई गई है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह एक संगीत प्रेमी था। दोस्तों इसके बाद मैं प्रकाश डालूंगा प्राक-ऐतिहासिक काल। प्राग-ऐतिहासिक काल के बारे में थोड़ा आप जान लीजिए। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं किया, उसे प्राग-ऐतिहासिक काल कहते हैं। दोस्तों याद रखना, प्राग-ऐतिहासिक काल। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। दोस्तों प्राग-ऐतिहासिक काल वो है जिसमें मनुष्य ने कुछ घटनाएं नहीं लिखी, इनके बारे में जानकारी केवल उनके औजारों आदि से ही पता चलती है, उत्खनन से पता चलती है, पर इन्होंने कुछ लेख नहीं लिखा। इसके बाद आता है प्राक ऐतिहासिक। दोस्तों शब्द पे ध्यान रखना, प्राक ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक। ठीक है। इसके बाद आद ऐतिहासिक। आद ऐतिहासिक उस काल को कहते हैं जिसमें मनुष्य ने लिखा तो है पर उसके जो लेख हैं उन्हें पढ़ा नहीं गया आज तक, उन्हें आद ऐतिहासिक कहा जाता है। और दोस्तों इतिहास उसे कहते हैं जिसमें लेख भी लिखे गए हैं और जिन्हें आज हम लोग पढ़ भी सकते हैं। इन्हीं के आधार पर हम अपने इतिहास को जान पा रहे हैं क्या क्या था। ठीक है दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आता है दोस्तों, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आग का आविष्कार पुरापाषाण में, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए का नवपाषाण काल में हुआ था। और दोस्तों इसी समय कृषि का भी आविष्कार दोस्तों पहिए के साथ ही हुआ। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल एवं पहिए का कृषि काल, पहिए एवं कृषि का नवपाषाण काल में हुआ। पहिए का नवपाषाण काल में हुआ, इसी से संबंधित कृषि का भी हो गया था। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे प्राचीन फसल थी गेहूं एवं जौ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। सबसे प्राचीन नगर था मोहनजोदड़ो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों इसके बाद आती है सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता कार्बन 14 जैसी जो मान्य विधियां हैं उनसे ये पता लगाया गया कि सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। महत्वपूर्ण है। सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक, प्रो हिस्टोरिकल अथवा कांस्य युग में रखा गया, ब्रॉन्ज। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता दोस्तों एक नगरीय सभ्यता थी। दोस्तों सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। लोथल एवं सूतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों कई बार मिल चुका है मुझे। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। दोस्तों महत्वपूर्ण तो ये पूरी लूसेंट ही है, पर जो क्वेश्चन मुझे मिले हैं मैंने उन्हीं को लिखा है पेपर में आज तक। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति बनाई थी, जिसमें एक नियम था। उनके घर एक सिस्टमेटिक ढंग से बने हुए थे। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खिलते थे। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल थी गेहूं और जौ, जो कि सबसे प्राचीन फसलें थी, तो निश्चित रूप से वही रहेंगी। मैंने पिछली स्लाइड में देखा है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आता है सिंधु सभ्यता में वो है वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता के लोग वृक्षों को पूजा करते थे, जिनमें पीपल का वृक्ष था। स्वास्थ्य का चिन्ह भी यहीं से मिला है सिंधु सभ्यता से। सिंधु घाटी सब सॉरी दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है। इसके बाद सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी प्रकार के मंदिर नहीं पाए गए दोस्तों। एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि सिंधु सभ्यता में मंदिर कोई नहीं पाए गए हैं, पर मानते तो थे धर्म को ये लोग। सैंदव समाज मात्र सत्तात्मक था क्योंकि स्त्री भरण मूर्तियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। पशुओं में कुगड़ वाला सांड इस सभ्यता के लिए विशेष पूजनीय था। यह मातृ देवी की उपासना करते थे। अब दोस्तों सिंधु सभ्यता के विनाश का सर्वप्रभावी कारण तो यही था कि विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ ही था। आग में जो मिट्टी पक जाती है उसे टेराकोटा कहा जाता है। दोस्तों इसमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ये नदी उनके उत्खनन करता और ये वर्तमान में कहाँ पर है, इसे एक बार देखना जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण हैं, पर क्योंकि टेबल बन रही थी तो मैं इन्हें नहीं लिख पाया हूँ। हड़प्पा ये रावी नदी के पास में है, किनारे बसा हुआ है। इसके दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स हैं। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के, राखलदास बनर्जी, ठीक है। कालीबंगन घग्गर नदी, रंगपुर रोपण सतलज नदी के किनारे, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये सभी महत्वपूर्ण है, एक बार इन्हें पढ़ लेना। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। इसके बाद आती है, हाँ अब दोस्तों आपको टाइम पीरियड याद रखना है। 2350 से आते आते 1750 तक मानी गई है सिंधु सभ्यता। उसके बाद दोस्तों प्राचीन इतिहास में अगला जो स्टेप आया उसे वैदिक सभ्यता नाम से जाना गया। और वैदिक सभ्यता का जो काल था वो इतिहासकारों ने इसे दो भागों में बांटा, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल में जैसे कि ऋग्वैदिक काल है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। सबसे पहले वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। चूंकि यह आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता थी इसलिए इसे आर्य अभी कह देते हैं। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। स्त्रियां दोस्तों इस काल में एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि स्त्रियों की दशा अच्छी थी इस काल में। स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थीं। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। जो कुरीतियां आ गई थी वर्तमान थोड़े कुछ दिन पहले, तो उन वो कृतियां वैदिक सभ्यता में नहीं थी। पर्दा प्रथा उस टाइम पर नहीं थी, बाल विवाह नहीं थी। और विधवा, उसमें लिखा है विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। इसका मतलब ये था कि सती प्रथा भी उस टाइम शायद विधवा ना रही होगी। विधवाओं को विवाह करने का नियम था तो वो सती प्रथा नहीं रही होगी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में कुछ विदुषी महिलाएं भी पाई गई जिनमें लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता आदि विदुषी महिलाओं का भी विवरण मिलता है। कबीले का नेतृत्व राजा करता था। दोस्तों इनमें से देख लेना। आर्यों का समाज, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों याद रखना। आर्यों का समाज सत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों में विभाजित था।
इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ता हूं मैं। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। कृषि इस टाइम होने लगी थी व्यवसाय के रूप में। गाय उस टाइम बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि गायों को ना मारने वाली अधन्या कहा जाता था, और इसको मारने वाले को मृत्युदंड अथवा देश से निकाले की सजा दी जाती थी। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। लोहा महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था, और तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक पहले भी जाते थे लोग, जिन्हें पड़ी कहते थे। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण लिखे हैं, इन्हें मैं आपको बता देता हूँ। ये सभी महत्वपूर्ण हैं। ये डब्बे में जो लिखे हुए वो बहुत महत्वपूर्ण ही होते हैं। दर्शन और उसके प्रवर्तक। चारवाक दर्शन के प्रवर्तक चारवाक हैं। योग के पतंजलि हैं। पतंजलि का नाम वर्तमान में भी बहुत चलता है। तो ये योग के प्रवर्तक थे, योग दर्शन के। सांख्य के कपिल मुनि थे। न्याय के गौतम। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक बादरायण थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ। अब इसके बाद उत्तर वैदिक काल प्रारंभ हो जाता है। अब उत्तर वैदिक काल में इंद्र का प्रभाव कम होने लगा। इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्य अभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की वजह जन्म के आधार पर निर्धारित थी। ऋग्वैदिक काल में व्यवसाय के आधार पर वर्ण निश्चित होता था, पर उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि जन्म, जिस वर्ण में आपका जन्म हुआ उसी वर्ण में आपको मान्यता थी, निर्धारित होने लगे। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ, निश्चित रूप से इसी में हुआ होगा। महाकाव्य दो हैं, रामायण एवं महाभारत। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, बहुत महत्वपूर्ण। गायत्री मंत्र है यहीं पे। इस थैंक यू दोस्तों। एक स्लाइड छूट गई है जिसे आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर डिस्कशन।